वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आज कुछ भी बात करें उससे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ आज हैं, कुछ एक दिनों में आने वाली हैं। सो आज हम हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, उगादि मना रहे हैं, गुड़ी पड़वा मना रहे हैं, कल हम देखेंगे कि चेटी चंड है, परसों ईद है, उसके अलावा थोड़े दिन पहले ईस्टर गया था, बैसाखी आने वाली है, बिहू का फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। सो बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग त्यौहार हो रहे हैं और बहुत अच्छी एनर्जीज़ देश में इस समय मेरे ओपिनियन में आ रही होंगी, चल रही होंगी। कोशिश कीजिए इन सब का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, प्यार मोहब्बत एकता पीस स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए और जो भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लाइफ में उसकी शुरुआत कीजिए। इन सभी विशेष के साथ मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। 9 अप्रैल के करंट अफेयर हमको डिस्कस करने हैं। तिथि देख लेते हैं। सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से या हिंदू कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, चैत्र महीना चल रहा है। नववर्ष, हिंदू नववर्ष कौन सी तिथि पे आता है? चैत्र महीना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की प्रथमा को, इसको पड़वा भी कहा जाता है, प्रथमा भी कहा जाता है, प्रतिपदा भी कहा जाता है। ओके, और आज बिल्कुल पतला सा चांद देखने को मिलेगा, राइट। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर नहीं पता और नहीं चेकआउट किया है तो एसएससी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज़ परचम ऐप पे लॉन्च हो चुकी है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इसमें आपको 220 सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे, फेज मैनर में देंगे। अप्रैल के अंदर ये पूरी टेस्ट सीरीज़ आपकी खत्म हो जाएगी और 5500 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस होंगे। जितने भी जनरल अवेयरनेस के आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जी के, वो आपको मिलेंगे। टियर 1 टियर 2 दोनों के हिसाब से क्वेश्चंस इसमें डालेंगे, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप जीए के क्वेश्चंस गुड लेवल के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट दिस। ठीक है, अभी फेस्टिव डिस्काउंट सेल चालू हो चुकी है। 3 दिन फेस्टिवल्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो अभी अच्छी सेल्स आपको मिलेंगी। अगर कुछ भी आपको खरीदना है परचम ऐप पे, यू वर प्लानिंग टू बाय एनी कोर्स, एनी सब्सक्रिप्शन, सो डू चेक आउट परचम ऐप। इट इज़ अ गुड टाइम इफ ओनली यू वांट टू बाय, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। ओके, चलिए। सो हमने देखा हिंदू नववर्ष, इसके बारे में अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। सो विक्रमी संवत कौन सा साल स्टार्ट हो चुका है? 2081। विक्रमी संवत 2081 लग चुका है। और ये जो हिंदू न्यू ईयर होता है, ये प्रतिपदा तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास की, उसको मनाया जाता है और इस साल ये 9 अप्रैल को पड़ रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, खास तौर पे तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा में रहने वाले, वो उसको उगादी या ये जो वर्ड युग आदि से लिया गया है, युग आदि, सो इसको उगादी, युगादि ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पे तेलुगु न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो गुड़ी पड़वा मनाई जा रही है। नीम और गुड़ साथ खाने की परंपरा है जहाँ तक मुझे पता है गुड़ी पड़वा पे। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो नवरेह मनाया जा रहा है और वहीं पे मणिपुर में साजिबू चेरोबा त्यौहार जो है खास तौर पे मेती कम्युनिटी ऑब्जर्व करती है, वो मनाया जा रहा है। कल सिंधी कम्युनिटीज़ जो हैं, हिंदूज़ में सिंधीज़ जो हैं, वो अपना चेटी चंड ऑब्जर्व करेंगे। परसों ईद आएगी, रोज़े ख़त्म होंगे। थोड़े ही दिनों बाद हम देखेंगे बैसाखी आने वाली है और भी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, वो हम जैसे जैसे आएंगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ें उससे पहले लास्ट सेशन जो हमने लिया था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे और सेशन के दौरान मैंने जो आपसे क्वेश्चन किए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहा है? विच इंडियन नेशनल शिप, नेवल शिप was awarded on the spot unit citation for successful conduct of anti piracy operation। पायरेट्स जो हैं सोमालिया के आसपास के वाटर्स के, उनके साथ एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करना, यानी उनसे जो पायरेट्स ने बंदी बना लिया था शिप को और उनके सामानों को, उनको छुड़ा के लाना, नागरिकों को छुड़ा के लाने के लिए ऑन द स्पॉट साइटेशन एक अवार्ड है जो इंडियन नेवल शिप को दिया गया था। कौन सी शिप है जिसको ये अवार्ड मिला? शारदा। सो INS शारदा इज द राइट आंसर। Then I had asked you few questions during the session. So आज मैंने राशि पाठक का रिस्पॉन्स पिक किया है। नेशनल स्पोर्ट डे कब आता है ये मैंने आपसे पूछा था, तो बिल्कुल मेजर ध्यानचंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 29 अगस्त, इस पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। विप्रो की हम न्यूज़ पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था विप्रो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बेंगलुरु में हैं। एंड गल्फ ऑफ एडन की हमने बात की थी जब हम सोमालिया के पायरेट्स वगैरह समझ रहे थे। सो देखिए ये गल्फ ऑफ एडन है, ये जो पानी आपको दिख रहा है दिस इज़ रेड सी और यहाँ पे इंडियन ओशन की अरेबियन सी वाला हिस्सा है। सो गल्फ ऑफ एडन किसको कनेक्ट करता है ये मैंने आपसे पूछा था, रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है थ्रू, यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ता है। इस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? बाब एल मंडेब, बाब एल मंडेब स्ट्रेट।
सो स्ट्रेट एक ऐसी पतली वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी, जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, दो लैंड मासेस को दूर करती है, ठीक है। सो ये रेड सी को अरेबियन ओशन से जोड़ने का काम करता है गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है बाब एल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है। अब ये आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुछ अलग कलर्स में, लाइट में दिखाया गया है, बिकॉज कल नहीं 7 अप्रैल को एक दिन ऑब्जर्व किया गया, और उसी में हम भी हमारी सॉलिडारिटी दिखा रहे थे कि इंडिया भी आपके साथ है, और उसके लिए हमने कुतुब मीनार को इन कलर्स में डिपिक्ट किया। तो पहले तो हम देखते हैं हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं। UN इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट तुत्सी इन रुआंडा। सो अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट डे आपसे पूछा जाए कि बताइए ये दिन कौन सी तारीख को पड़ता है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट डेज में अलग से नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब कुतुब मीनार को एलिमिनेट किया गया है, रुआंडा में जो जीनोसाइड हुआ था, यानी एक जीन के एक नस्ल के बोल दीजिए, एक रेस के लोग बोल दीजिए, या फिर एक जीन पूल रखने वाले जो लोग होते हैं, उनका मास जीनोसाइड किया गया था, यानी उनको बड़े पैमाने पे मारा गया था 1994 में। और इसी जो ये एक बहुत दुखद कांड था, इसको 30 इयर्स पूरे हुए हैं, और उसी में सॉलिडारिटी दिखाने के लिए इंडिया ने भी कुतुब मीनार को इल्यूमिनेट किया था, ठीक है। रुआंडा के जो फ्लैग के कलर्स हैं उन्हीं कलर्स के अंदर। सो अब यहाँ पे ये जो डे है, इसकी वजह से हमने 7 अप्रैल को ये कलर्स में किया। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ से कि रुआंडा जीनोसाइड हुआ क्यों, कुछ लोगों को मारा गया, क्या ऐसे रीजंस थे, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको ये समझाने की कोशिश कर देती हूँ, ठीक है। सो न्यूज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कुतुब मीनार इल्यूमिनेट्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ रुआंडा जीनोसाइड। रुआंडा जीनोसाइड कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का वन ऑफ द मोस्ट भयावह या मोस्ट बड़े लेवल पे जो जीनोसाइड है वो रुआंडा जीनोसाइड को माना जाता है। और इसी में फिर बाद में जाकर के UN ने एक डे भी डेडिकेट किया। उस समय UN और इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, कुछ भी कोशिश नहीं की इस जीनोसाइड को रोकने के लिए, ऐसे रुआंडा के प्रेसिडेंट का कहना था उनकी स्पीच में। सो कुतुब मीनार को 7 अप्रैल को हमने रुआंडा के नेशनल फ्लैग के कलर्स के अंदर इल्यूमिनेट किया, क्योंकि 30 साल पूरे हो चुके थे उस घटना को जब 100 दिनों तक मैसेकर किया गया। जैसे हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है वो उस दिन के लिए, इसी तरह से 100 दिनों तक मैसेकर किया गया। 8 लाख करीब लोगों का को इसमें मारा गया 1994 में। और कहाँ हुआ ये मैसेकर, कहाँ इतने सारे लोगों को मारा गया है चुन चुन के, छांट छांट के? ये रुआंडा की कैपिटल किगाली के अंदर हुआ था। अब ये जो पूरा अनरेस्ट था, ये वहाँ के हुतू एथनिक ग्रुप ने लॉन्च किया था, राइट। तो और इसमें जो मारा जा रहा था वो तुत्सी माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा था। तो हुतू और तुत्सीज़ के बीच में बेसिकली ये जो इशू था, उसकी वजह से पूरा जीनोसाइड किया गया। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा, ये जो 1994 का रुआंडा जीनोसाइड है, इसको क्विबू का 30 भी कहा जा रहा है, बिकॉज 30 ईयर्स पूरे हो चुके हैं उस ब्लडशेड के समय को। जीनोसाइड क्यों हुआ? बिकॉज रुआंडा के ऊपर बेल्जियन कॉलोनियलिज्म चलता था। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे बेल्जियंस थे। तो ऐसा माना जाता था उस समय में कि जो तुत्सी कम्युनिटी है या जो तुत्सी लोग हैं वो यूरोपियंस के थोड़ा सा जेनेटिकली पास हैं, और इसलिए उनको फेवरिज्म मिलता था। जबकि जो हुतूस थे उनको निकृष्ट माना जाता था, दैट आप यहाँ रह रहे लोगों में भी और नीचे वाले क्लास में आते हो, तुत्सीज थोड़ा ऊपर क्लास में आते हैं, क्योंकि यूरोपियन से थोड़ा जेनेटिकली क्लोजर माने जाते हैं। बाद में इस बात को खारिज कर दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो तुत्सीज, जो कि पॉपुलेशन वाइज बहुत कम लोग थे, 8.4% लोग ही थे, लेकिन इनको फेवरिज्म मिलता था बेल्जियन कॉलोनियलिज्म का, और इनको एजुकेशन में और बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा फेवरिज्म मिलता था। और यहीं पे जो हुतूस थे, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थे, करीब 85%, ना उनको एजुकेशन मिलता था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती थी, और इसी वजह से उनमें और तुत्सीज में एक डिवाइड क्रिएट होने लग गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। नाउ 1959 के अंदर अफ्रीका में इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, और उसी समय ये जो हुतूस थे ये भी रिवोल्ट करते हैं बेल्जियन कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, और जो भी तुत्सी एलिट थे, एलिट क्लास, क्योंकि वो धीरे धीरे अमीर होते गए, राइट, एलिट क्लास के अंदर आते गए, सो उनके अगेंस्ट और बेल्जियन कॉलोनियलिस्ट के अगेंस्ट ये लोग रिवोल्ट करने लग गए। इंडिपेंडेंट कब हुआ?
1962 के अंदर जो रुआंडा है वो इंडिपेंडेंस गेन करता है और पावर में कौन आ जाते हैं, ये हुतूस पावर में आ जाते हैं, जिनको दबा करके रखा जा रहा था, अब वो पावर में आ गए। अब वो पावर में आए और जो भी तुत्सीस थे उनमें से काफ़ी सारे लोग ये पूरा जब देखा कि अच्छा अब ये लोग पावर में है, वो देश से निकल गए थे। ओके, सो हुतू गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आती है, ये जो तुत्सी रिफ्यूजीज थे जो देश छोड़ छोड़ के गए थे इस पूरे इंडिपेंडेंस रिवोल्ट एंड एटसेट्रा के दौरान, उन्होंने वो सब इकट्ठे हो गए और तुत्सीज रेफ्यूजीज ने धमकाना शुरू किया हुतूस को कि आप सरकार नहीं चला सकते, विल कम एंड टेक ओवर फ्रॉम यू। सो जैसे ही एक रुआंडा बेस्ड ग्रुप बनता है RPF, रुआंडन पेट्रियोटिक फ्रंट, और वो कोशिश करता है कि हम जो रुआंडन गवर्नमेंट है अभी जिसको हुतूस लीड कर रहे हैं उनको हम हटा दे पावर से और हम उस पर आ जाए, तो शुरू होता है एक सिविल वॉर का सिलसिला, जिसमें जो हुतूस हैं वो बहुत सारे जो तुत्सीज हैं उनको मैसेकर करते हैं, राइट। इस बीच वहाँ के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर वगैरह को भी, एयरप्लेन को भी गोली मार के गिरा दिया जाता है, वो मर जाते हैं, और लोकल पेपर्स ऐसा बोलते हैं कि ये तुत्सीज ने किया है, और इसके चलते जो भी हुतूस थे वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, और जो आम नागरिकों में भी तुत्सीज बचे हुए होते हैं उनको भी छाट छाट के मारा जा रहा होता है, ठीक है। और इसके चलते एक बड़ा सिविल वॉर, और उसके चलते बहुत सारे लोगों का जीनोसाइड हुआ। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, लेटर ऑन जाकर के फिर जो तुत्सीज हैं वो पावर में आते हैं और फिर वो अपना रिवेंज लेते हैं। सो कुल मिला के अगर आप देखें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस पूरे रिवोल्ट बोलिए या जो पूरा सिविल वॉर है इसमें अपनी जान गंवाई है, राइट। तो ये था पूरा एक जीनोसाइड का मामला जो कि मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की, और इसी चीज़ को 30 ईयर्स पूरे हो चुके हैं जब तुत्सीज का मैसेकर किया गया था, और उसी में हमने सॉलिडारिटी दिखाई है कि नहीं, किसी एक जीन पूल के लोगों को मारा जाना कोई सिविल बात नहीं है, कोई आम मतलब एक समझदार व्यक्ति का निशानी नहीं है। वी आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विथ रुआंडा, ठीक है। रुआंडा अगर आप मैप पे देखोगे, सी सो ये युगांडा है, ओके, ये तंजानिया है, इधर आपको 2 छोटे कंट्रीज दिख रहे हैं, दिस अपर वन इज रुआंडा, लेट मी ट्राई एंड जूम इट फॉर यू। ये वाली जो जगह आपको दिख रही है दिस इज रुआंडा, ठीक है। और रुआंडा की कैपिटल क्या है? What is the capital of Rwanda? Rwanda Kigali. Kigali is the capital. अभी जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये 30 years जो कमोमरेशन था उस पर अपना एड्रेस भी दिया, पॉल कागामे। चलिए आगे बढ़े अगली न्यूज़ की तरफ। ऑल राइट, सो अगली मेजर न्यूज़ आती है कंप्लीट या फुल जो सोलर एक्लिप्स हुआ है, टोटल सोलर एक्लिप्स, उससे रिलेटेड। सो अभी न्यूज़ में हम देख रहे थे इंडिया की तरफ से, ऑब्वियसली इंडिया की साइड से विजिबल नहीं था, टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ है और ये नॉर्थ अमेरिका के कई जगहों पे विजिबल रहा। टोटल सोलर एक्लिप्स एक ही जगह दोबारा देखे जाने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। 400 सालों में एक बार, मान लीजिए अगर मैं अजमेर राजस्थान में और मैं यहाँ से एक टोटल सोलर एक्लिप्स देख रही हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अजमेर के लोग दोबारा टोटल सोलर एक्लिप्स देख पाएँ? 400 साल में एक बार देख सकते हैं, ओके। सो अब समझते हैं क्या है न्यूज़। तो इतनी सी थी कि नॉर्थ अमेरिका विटनेसेस रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन टोटल सोलर एक्लिप्स। सन कंप्लीटली कवर हो जाता है मून से। अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें सन की सिर्फ पेरिफेरी हल्की सी लाइट इल्यूमिनेट होती हुई दिखेगी, जो कि सन का कोरोना है। क्या है ये? सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, कोरोना, बस वही विजिबल होगी इधर इधर, बाकी सन कंप्लीटली ढक जाएगा, आसमान ऑलमोस्ट काला हो जाएगा, उसकी मून की जो परछाई है, जो शैडो है, वो अर्थ पे एक थोड़ी सी जगह पड़ेगी। इसको टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, अभी समझेंगे। सो न्यूज़ बस इतनी सी है कि भाई कौन सी जगह है जहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स देखा गया? नॉर्थ अमेरिका में देखा गया। अब जो भी कहानी है वो टोटल सोलर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स को समझने की है, ओके। सो स्टैटिक के एंगल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहीं पे आप मुझे सन के लेयर्स बता दीजिए। What are the various layers of the sun? आउटर मोस्ट मैंने आपको बता दी कोरोना, बाकी और लेयर्स कौन सी होती है? टेल मी। सो 8 अप्रैल को टोटल सोलर एक्लिप्स नॉर्थ अमेरिका में देखा गया और वो पास ओवर हुआ मेक्सिको, यूएस और कनाडा से, ठीक है। और जो रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच है वो उसका ऐसा कहना है, एंड ऑफकोर्स बाकी भी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की बॉडीज़ हैं उनका ऐसा कहना है कि करीब 400 साल में आप टोटल सोलर एक्लिप्स एक ही जगह से दोबारा देख पाते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी जगह पे आके ही अपनी शैडो कास्ट करता है। अभी मैं समझाने वाली हूँ, चलिए। सो सोलर एक्लिप्स क्या होता है? देखिए, अर्थ है, सन है और बीच में आ जाता है मून। जब ऐसा एक इवेंट होता है जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, और सन
का जो व्यूइंग है हमारी तरफ से वो छुप जाता है बिकॉज ऑफ दिस मून, और इस मून की जो शैडो है वो अर्थ पे पड़ती है। दिस फिनोमिनन और दिस इवेंट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब ये पार्शियल हो सकता है, फुल हो सकता है, टोटल हो सकता है। सो सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन मून मूव्स इन मिडिल ऑफ अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में मून आ गया जी। अब जैसे मान लीजिए लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, और कोई आकर के किसी ने हाथ रख दिया या कॉपी रख दिया और आपको अब वो लाइट नहीं दिख रही है, तो बस यही चीज़ है। सन था, अर्थ थी, अर्थ से सन दिख रहा था, मून बीच में आ गया, अब हमको सन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है या पूरा नहीं दिख रहा, उसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, या तो फुली या पार्शियली, और उसकी वजह से एक ह्यूज शैडो कास्ट होती है अर्थ के कुछ एरियाज पे, ठीक है। और हमारी इंडियन संस्कृति में तो माना जाता है कि जब एक्लिप्सेस होते हैं, जब ग्रहण होते हैं, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाने को भी ढक देना चाहिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, वो खाना यूज़ मत कीजिए, नहाइए उसके बाद। ऐसा सब क्यों? क्योंकि जब सन थोड़ा छुपता है तो माइक्रोबियल, वायरल, ये सारी एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ जाती हैं, एंड दैट इज़ वाई वी मस्ट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, ठीक है। चलिए, जब मून कंप्लीटली कवर कर लेगा सन को, ऐसा इवेंट जब पार्शियल नहीं, मून कंप्लीटली सन को कवर कर रहा है। अब ये मत सोचिएगा सन तो बहुत बड़ा है, मून छोटा है, आप अर्थ से देख रहे हो। अर्थ से जब आप देख रहे हो कि मून कंप्लीटली सन को कवर कर रहा है, यानी सन आपको नहीं विजिबल हो रहा, उसको हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। और जो शैडो धरती पे पड़ती है उसको पाथ ऑफ टोटैलिटी कहते हैं। उस एक्लिप्स को क्या कहा जाता है? टोटैलिटी और पाथ ऑफ टोटैलिटी। तो कभी पूछा जाए पाथ ऑफ टोटैलिटी क्या है, सो जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है और मून की परछाई धरती पे कहीं पड़ती है टोटल में, ओके, तो उसको पाथ ऑफ टोटैलिटी कहा जाता है। और ऐसे में हमें सिर्फ सन का कोरोना दिखता है, जो नॉर्मली नहीं दिखता जब पूरा ब्राइट सन हमें विजिबल हो रहा होता है, ठीक है। सो सन का कोरोना देखना कब पॉसिबल है? टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल है। चलो आ जाओ। सो ये एक्लिप्स समझाया हुआ है, ये हमारी अर्थ है, ये मून है, सॉरी सन है बहुत दूर, ये मून आ गया बीच में। अब ये आपको मून की शैडो जो दिख रही है यहाँ इस जगह पे, इस बार ये नॉर्थ अमेरिका पे पड़ी थी, अभी मैप में तो अफ्रीका दिख रहा है। तो जब इस जगह पे पड़ रही है तो इसको कहा जाएगा पाथ ऑफ टोटैलिटी, और ये इस तरह से एक्लिप्स हो जाएगा। अब इस जगह रहने वाले लोगों को सन बिल्कुल विजिबल नहीं होने वाला है, राइट। अब यहीं पे ना मैं अम्ब्रा और पिनम्ब्रा भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है तो मून की सबसे डार्क वाली शैडो जहाँ पड़ रही होती है उसको हम कहते हैं इस जगह को अम्ब्रा। यहाँ जो लोग खड़े होंगे ना, यहाँ जो व्यक्ति होगा वही पूरा एक्लिप्स देख पाएगा, और ये बहुत थोड़ा सा परसेंटेज होता है, पूरी अर्थ का 1% पे ही आकर के ये अम्ब्रा शैडो बन रही होती है मून की। बाकी ये जो इतना दायरा है, ये वाला, दिस एंड दिस, इसको हम पिनम्ब्रा बोलते हैं। यहाँ से भी एक्लिप्स विजिबल होगा लेकिन टोटल नहीं होगा, पार्शियल होगा, और यहाँ शैडो लाइट बनेगी। जो कंप्लीट डार्क शैडो बनेगी वो बिल्कुल इस कोनिकल रीजन में यहाँ पे बनेगी, और उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं। और यही वाला पॉइंट था जो नॉर्थ अमेरिका में इस बार बना, और सिर्फ उन्हीं लोगों को टोटल सोलर एक्लिप्स दिखा, बाकी जगह टोटल नहीं दिखा, पार्शियल दिखा होगा। डार्क भी इतना नहीं हुआ बिकॉज सन पार्शियली विजिबल था। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सोलर एक्लिप्स सिर्फ न्यू मून के समय विजिबल होता है। कब विजिबल होता है? न्यू मून कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है, तभी न्यू मून की पोजीशन आती है। सो न्यू मून जो कि बिल्कुल फर्स्ट फेज ऑफ मून होता है, तभी सोलर एक्लिप्स बनते हैं, वरना सोलर एक्लिप्स नहीं बनते, याद रखिएगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो हर महीने होती है पोजीशन, तो हर महीने सोलर एक्लिप्स होता है क्या? होता तो है, हमें नहीं दिखता। हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो मून है वो प्लेन ऑफ अर्थ जैसा नहीं है, वो 5 डिग्री टिल्टेड है। तो जब वो सन और अर्थ के बीच में आता भी है, क्योंकि उसका प्लेन थोड़ा टिल्टेड है अर्थ के कंपैरिजन में, तो उसकी जो शैडो बनती है वो अर्थ के ऊपर फॉल नहीं करती, ठीक है। तो ये पोजीशन तो हर महीने आती है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा है, लेकिन उसकी शैडो फॉल नहीं करती, और इसकी वजह से हमें हर महीने सोलर एक्लिप्स देखने को नहीं मिलता। हम साल में 2 से 5 टाइम्स सोलर एक्लिप्स को विटनेस करते हैं अर्थ से, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ गई? ओके, व्हाट एल्स? आगे बढ़ेंगे। नाउ टोटल सोलर एक्लिप्स इतने रेयर क्यों हैं? वैसे मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ जो इंसान अम्ब्रा पे खड़ा रहेगा उसी को टोटल सोलर एक्लिप्स दिखेगा, पिनम्ब्रा वाले लोगों को उतना डार्क नहीं दिखेगा। अम्ब्रा ऐसे कोन शेप में आकर के पॉइंट हो जाती है, तो बहुत थोड़ी सी जगह पे कंप्लीट शैडो बनती है और कंप्लीट टोटल सोलर एक्लिप्स विजिबल होता है, ठीक है, ओनली 1%।
सब कुछ समझा दिया, क्रक्स में समझ में आ गया क्या जी? यही वो टोटल एक्लिप्स, देखो ये मून है, ये सन है, जब बिल्कुल सामने आ रहा है ये बन रही है इतनी सी शैडो, यहाँ जो लोग खड़े होंगे उनको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखेगा। इतने एरिया से सोलर एक्लिप्स विजिबल होगा लेकिन पार्शियल होगा। गॉट इट? चलो अच्छा, अर्थ में काफ़ी सारा हिस्सा तो पानी भी है ना, कई बार जो शैडो होती है वो वाटर्स पे बन रही होती है, कई बार नॉर्थ पोल पे बन रही होती है, तो लोगों को प्रैक्टिकली हर बार विजिबल नहीं होती है, राइट? ये भी रीज़न है कि हमें सोलर एक्लिप्सेस कम देखने को मिलते हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। बर्ड फ्लू, एंटार्क्टिका प्रॉबेबली, अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन एंटार्क्टिका प्रॉबेबली बर्ड फ्लू से गुजर रहा है। और साउथ अमेरिका में 2022 में बहुत मैसिव बर्ड फ्लू आया था, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, H5N1 भी कहा जाता है। 2005 में WHO ने इसकी वार्निंग जारी की थी सबसे पहले कि भाई बर्ड फ्लू बहुत फैल रहा है, सो ध्यान दिया जाए। यही बर्ड फ्लू शायद अब एंटार्क्टिका में फैल रहा है और उसकी वजह से 500 से ज़्यादा जो पेंगुइन्स हैं उनके मारे जाने की खबर है। एडिले पेंगुइन्स हैं, सो एम्परर पेंगुइन्स भी होती हैं, लेकिन जो डेड पेंगुइन्स पाई गई हैं एंटार्क्टिका में वो एडिले पेंगुइन्स हैं। सो H5N1 बर्ड फ्लू बिहाइंड हंड्रेड्स ऑफ डेड पेंगुइन्स इन एंटार्क्टिका, क्वेश्चन मार्क, अभी क्वेश्चन मार्क है, राइट? जब फील्ड टेस्ट किया गया तो कंफर्म नहीं हुआ, बट आशंका यही है कि इसी वजह से इतनी सारी बर्ड्स मरी हैं। 1000 अदर पेंगुइन्स माइट ऑल्सो हैव बीन किल्ड, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सो ये जो H5N1 बर्ड फ्लू है ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए के अंडर में आता है। यही इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है जिसकी वजह से हमें भी जुकाम होता है। हमें इन्फ्लुएंजा होता है ना, बुखार जुकाम होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी सी, वही टाइप ए वायरस के अंडर में ही H5N1 आता है, पर ये बर्ड को अफेक्ट करता है। जब यही पिग्स को अफेक्ट करता है स्वाइन फ्लू बन जाता है, ठीक है? सो साउथ अमेरिका में 2022 में फैला और धीरे 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 एंटार्क्टिका में भी इसका केस देखा गया। फरवरी में सबसे पहला कंफर्म केस एंटार्क्टिका में देखा गया था और वही आशंका जताई जा रही कि अब इतनी सारी बर्ड्स मरी हैं पेंगुइन्स, तो यही रीज़न हो सकता है। तो अब समझ लेते हैं बर्ड फ्लू के बारे में थोड़ा सा। बर्ड फ्लू जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, एवियन बर्ड से रिलेटेड वर्ड है और ये एक वायरस की वजह से होता है जो कि ऑर्थोमॉक्सोवेरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। H5N1 वायरस एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का, हाईली इन्फेक्शियस होता है। एक बर्ड को हो गया तो पूरी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर लेता है। अच्छा, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट कैसे फैल रहा है? ये माइग्रेटरी बर्ड इसका बहुत बड़ा रीज़न है। वो माइग्रेट करती हैं और अपने साथ ये वायरस ले आती हैं। क्या बर्ड से इंसानों में हो सकता है? हो सकता है। जो फैलाव है कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है। जो लोग इन्फेक्टेड बर्ड्स के टच में रहते हैं और अगर इंसानों को हो गया तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, 60% मोर्टेलिटी रेट है, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये वायरस है। इंसान से इंसान में फैलने के चांसेस अभी बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन हम निगेट नहीं कर सकते। तो अगर बर्ड फ्लू फैला तो बहुत डेंजरस हो सकता है। गॉट इट? चलो, अब जो भी एक्सप्लेनेशन पर्सपेक्टिव की न्यूज़ थी वो हमने सब कर ली। अब छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जल्दी से देखते चलते हैं। सैम पित्रोदास न्यू बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज लॉन्च्ड। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सैम पित्रोदा ने लिखी है। कौन है सैम पित्रोदा? याद है क्या कुछ? सैम पित्रोदा नहीं, याद तो नहीं, सॉरी, मैंने कोर्स में पढ़ाया था, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था। सो हमने देखा था फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। जो ऑयल सीड्स होती हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गई, जैसे कि तिल हो गए, ग्राउंडनट हो गई, सनफ्लावर सीड्स हो गई, जिनसे तेल निकाला जाता है, सो उनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाने का एक बहुत बड़ा रोल सैम पित्रोदा को दिया जाता है, बिकॉज राजीव गांधी जी की सरकार थी जब टेलीकॉम के अंदर रेवोल्यूशन आया था और यही एडवाइज़र थे उस समय। सो इन्होंने ये किताब लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सो अभी जो डेमोक्रेसी चल रही है और पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हैं ऐसे देशों में जो डेमोक्रेटिक हैं, जैसे कि इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। सैम पित्रोदा फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन माने जाते हैं, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन माने जाते हैं, फाउंडर भी थे और फर्स्ट चेयरमैन भी थे इंडिया के टेलीकॉम कमीशन के, और भी बहुत सारी एमिनेंट पोजीशंस इन्होंने अपने टाइम में होल्ड की हैं। सो ये बुक अच्छे से ध्यान रखिएगा बिकॉज एक एमिनेंट पर्सन ने लिखी है। सो अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ और न्यूज़ आ रही है सुमित नागल से रिलेटेड। थोड़े टाइम से न्यूज़ में बने हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था दैट इन्होंने अपनी करियर बेस्ट 95 रैंकिंग अचीव की है टेनिस के अंदर। अब इनकी रैंकिंग और इम्प्रूव हो गई है, 93 हो चुकी है। लेकिन अब खबर क्या है? खबर ये है कि सुमित नागल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन इन 42 ईयर्स टू रीच मॉन्टे कार्लो सिंगल्स मेन ड्रॉ। फर्स्ट इंडियन इन 42 ईयर्स, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले भारतीय हैं, 42 ईयर्स में पहले भारतीय, इनसे पहले ऑलरेडी कोई पहुंच चुका है मॉन्टे कार्लो मेन्स ड्रॉ में। सो मॉन्टे कार्लो जो कि ATP 1000 इवेंट है, यानी अगर आप इसको जीत जाओगे तो 1000 आपको करियर पॉइंट्स, अपने रेटिंग पॉइंट्स मिलेंगे।
सो उसके मेन ड्रॉ में पहुंचने वाले 42 ईयर्स में पहले भारतीय हैं और अब ये जीत भी चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो वन दैट मेन ड्रॉ, ठीक है। और अभी ऐसे काफ़ी ड्रॉ होंगे, 3-4 राउंड ऑफ ड्रॉज होते हैं, उसके बाद क्वार्टर फिनाले में आप पहुंचते हो। सो सुमित नागल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स सिंगल मेन ड्रॉ। और इन्होंने किसको हराया? इटली के मैथियो अर्नाल्डी को हराया है, राइट। इनसे पहले इस ड्रॉ में पहुंचने वाले कौन थे? विजय अमृतराज 1977 में और रमेश कृष्णन 1982 में, ये फीचर हो चुके हैं मेन ड्रॉ में। और तीसरे बन गए सुमित नागल और इन्होंने तो जीत भी लिया है, ठीक है। सो नागल इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू विन ATP मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले सिंस 1990, जब से सीरीज स्टार्ट हुई है। क्ले कोर्ट के ऊपर अगर किसी भारतीय ने ATP मास्टर्स 1000 मैच जीता है तो वो भी सुमित नागल बन गए। क्ले कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट होते हैं, ग्रास कोर्ट होते हैं ना, तो क्ले कोर्ट पे जीतने वाले ATP मास्टर्स 1000 में सुमित नागल पहले खिलाड़ी हैं। और कौन से इवेंट स्पोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे? टेनिस की चल रही थी, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है बैडमिंटन से। सो इंडियन शटलर्स यानी जो शटल से खेलते हैं यानी बैडमिंटन, अनुपमा उपाध्याय एंड M तरुण, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये अनुपमा उपाध्याय हैं विमेन सिंगल में और इसी तरह से M तरुण है मेन सिंगल में। इन्होंने अपने टाइटल अपने नाम किए हैं। कौन सा इवेंट है? कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर टूर्नामेंट, अस्ताना के अंदर ये हो रहा था। सो कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर टूर्नामेंट में 2 भारतीय हैं जिन्होंने सिंगल इवेंट अपने नाम किए हैं, अनुपमा उपाध्याय एंड M तरुण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। F1 आ गया, जापान F1 है इस बार और वापस से कौन आ चुके हैं? मैक्स वर्स्टैपेन आ चुके हैं। सो मैक्स वर्स्टैपेन वन जापानीज F1 ग्रैंड प्री। हमने देखा था कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुआ था इससे पहले, उसमें बस कार्लोस सेंस को नंबर मिल गया था बिकॉज मैक्स वर्स्टैपेन रेस से बाहर हो गए थे। उससे पहले बहरीन ग्रैंड प्री भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, सऊदी अरेबियन भी इन्होंने जीता और अब जापान का भी मैक्स वर्स्टैपेन ने अपने नाम कर लिया है। ऑलराइट, मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? रेड बुल रेसिंग को करते हैं और जो कार्लोस सेंस हैं वो फरारी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अगली खबर। अब आ रही है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में ना रहे अभी, ऐसा तो होगा नहीं ना। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था, सुविधा हो सके ताकि किन लोगों को सुविधा हो सके, जो कोई भी रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो हैंड रिटन एप्लीकेशन दें और फिर प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगे, ऐसा ना करने के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक सिंगल विंडो हो ताकि जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड परमिशंस लेनी है किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को, यूजुअली छोटे लेवल की जो पार्टीज होती है उनको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो इस सुविधा पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जो सबसे पहले एप्लीकेशन देगा उसकी जल्दी प्रोसेस होगी। इस तरह से वर्क करता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम के बेसिस पे। और इसमें अगर आपको रैलीज ऑर्गेनाइज करनी है, टेम्प्रेरी पार्टी ऑफिसेज बनाने हैं, डोर टू डोर कैंपेन करनी है, कुछ भी करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए सुविधा ऐप, आपकी सुविधा के लिए ये ऐप है एंड लाखों की तादाद में एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं। ना जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, उसी तरह से अब हम देखते हैं कि एक स्टेट है और उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक इनोवेटिव इलेक्शन इनिशिएटिव है जो कि पंजाब में लॉन्च हुआ है, नाम है बूथ राबता। बूथ राबता वेबसाइट, राबता यानी आकर के आप बातचीत कर सकते हो। सो बूथ राबता वेबसाइट एक पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है मलेरकोटला, वहाँ शुरू की गई है ताकि जो लोग हैं इलेक्शन से रिलेटेड, अगर आपको क्वेरी कंसर्न्स हैं या फिर कोई और सुविधाएं चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बातचीत कर सकते हो। सो बूथ कॉन्टैक्ट, बूथ राबता यानी बूथ कॉन्टैक्ट, पंजाब की मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट ने इसको लॉन्च किया है। देन अब हम चलते हैं एक अवार्ड कैटेगरी पे। गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल विंस 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन। ये अवार्ड का नाम सुना सुना सा लग रहा है, 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था REC ने, REC जो कि कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसने ये 2 अवार्ड जीते थे अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उन्हीं अवार्ड के अंदर गेल को भी अवार्ड मिला है फॉर अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सो गेल ने ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किया जिसके चलते ये अवार्ड मिला है? सो दैट इज़ बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए मेन जो पाइपलाइंस हैं उनसे, मेन स्ट्रीम पाइपलाइन से ये प्रोजेक्ट चलाया गया था और हाल ही में इनॉग्रेट भी किया गया था। 718 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से होती हुई जाती है, बिहार से असम तक बेसिकली वाया वेस्ट बंगाल। करीब 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि गेल महारत्ना जो है उसने
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में बिल्ड किया था, और इसी के चलते अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इनको 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड में दिया गया है। अब ये जो BPGL का प्रोजेक्ट है ये जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, और इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नेशनल गैस ग्रिड जो है उससे पहली बार कनेक्ट किया गया है, राइट। गेल को कौन लीड कर रहे हैं? इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? दीपक गुप्ता। अगली खबर के लिए लक्षद्वीप चलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स में कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है सागर कवच। सागर कवच कोस्ट गार्ड्स करते हैं, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। जितने भी लोग हमारे कोस्टल सिक्योरिटी में लगे हुए होते हैं, स्टेक होल्डर्स, वो सब मिलकर के करते हैं, और साल में 2 बार ये होती है। बाय एनुअल है। कैसी एक्सरसाइज है? बाय एनुअल। साल में 2 बार होती है। एक बार अभी मार्च में हुई थी केरला के आसपास के वाटर्स में, और अब ये दूसरी हुई है लक्षद्वीप के आसपास, ठीक है। सागर कवच 2024 कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में कंडक्ट की गई। 2 दिन की ये थी, अप्रैल 1 और 2 को ये हुई है। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम, सिक्योरिटी एजेंसी सब साथ मिलकर के इन्होंने परफॉर्म किया। बायएनुअल कोस्टल एक्सरसाइज है, उससे पहले केरला में कंडक्ट की गई थी। क्या नाम है जी? सागर कवच। सागर कवच। देन न्यूज़ कहाँ से आ रही है? न्यूज़ आ रही है स्लोवाकिया से। कहाँ से? यूरोप में, ये आपको दिख रहा है स्लोवाकिया, यहाँ से न्यूज़ आ रही है, और ये यूक्रेन का बिल्कुल पड़ोसी देश है, बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे प्रो रशियन कैंडिडेट हैं एक पीटर पेलेग्रिनी, और ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यहाँ के जो पहले PM थे वो भी प्रो रशियन थे, अब प्रेसिडेंट भी प्रो रशियन हो गए हैं, यानी रशिया की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। प्रो रशियन कैंडिडेट पीटर पेलेग्रिनी इलेक्टेड स्लोवाकियन प्रेसिडेंट। स्लोवाकिया को नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं, ओके। और कैपिटल क्या है स्लोवाकिया की? ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा। चलिए जी, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर कर ली है। आज स्टार्टिंग की काफ़ी सारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड थी, वो हमने समझ लिया। जो छोटी छोटी न्यूज़ थी हमने फटाफट उनको गो थ्रू कर लिया। अब हम बढ़ेंगे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कहाँ मिलेगा PDF, उसकी जानकारी दे दें, अभी तक मैंने नहीं बताया। देखिए, आज आपने जो भी कुछ पढ़ा है, अगर उसका PDF एक्सेस करना है, कई बच्चे पूछते हैं मैम हैंड नोट्स बनाएं या PDF से पढ़ें। मैं यही रिकमेंड करती हूँ, आप PDF से पढ़िए, बेटर है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज PDFs हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बेमतलब में बड़ा बड़ा कंटेंट दे रखा है, आपको छांटना पड़ेगा मैटर। हाईली फिल्टर्ड कंटेंट है, सब कुछ जो दिया है इंपॉर्टेंट ही है। तो नोट्स बनाने में कितने नोट्स बनाएंगे आप, राइट। तो कहाँ से एक्सेस कर सकते हो PDF? परचम के टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, नहीं तो परचम ऐप पे चाहिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में भी मिलेगा, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, राइट। अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए, जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो उसी को और ऑर्गेनाइज किया जाता है सेक्शन वाइज। स्पोर्ट्स न्यूज़ एक साथ, स्टेट न्यूज़ एक साथ, स्टेट वाइज, नेशनल न्यूज़, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग करके एक्टिव इंडेक्स के साथ मैगजीन बनाई जाती है। अगर ये एक्सेस करनी है तो parchamclasses.in वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हो। एक और मंथली मैगजीन आती है सवाल ई बुक, ये MCQ बेस्ड होती है। 150 अप्रॉक्सीमेटली MCQ हर महीने विद एक्सप्लेनेशन आते हैं करंट अफेयर के। ये दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगी। इनका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप पे जाना पड़ेगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। PDF अगर आप कोई बाय करते हो 10, 15, 20, 40 रुपए की वटेवर, और नहीं मिल पा रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, ओपन नहीं हो रही, मिल नहीं पा रही, parchamclasses06@gmail.com यहाँ मेल किया कीजिए अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसीट एंड द टाइटल ऑफ द PDF, और हिंदी लिए या इंग्लिश लिए। टीम आपको बहुत ईजिली हेल्प कर पाएगी उससे। अगर आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दोगे नीचे यूट्यूब पे, तो जब वो कॉमेंट पढ़ा जाएगा तब आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के लिए PDF रिलेटेड मेल किया कीजिए। परचम ऐप चैट में भी लिख सकते हो आप। चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक रिलीज हुई है, किसने लिखी है जी? फादर ऑफ टेलीकॉम रेवोल्यूशन, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, कौन है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स मेन ड्रॉ? इन 42 ईयर्स नहीं आएगा, पार्टिसिपेट करने वाले ये थे। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स सिंगल मेन ड्रॉ? किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है, बिल्कुल सही है। अगली न्यूज़, सॉरी क्वेश्चन, हु वन द जापानीज ग्रैंड प्री इन फॉर्मूला 1? फॉर्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्री किसने जीता? इनका नाम आते तो अब मुझे हंसी आने लग गई है। मैक्स वर्स्टैपेन का नाम याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो। वाह भैया मैक्स, आपकी वजह से हमारा ईजी हो गया। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द प्रेस्टिजियस 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड इन द अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? गेल, बिल्कुल, गेल इंडिया लिमिटेड। And this is your question of the day.
और क्या है क्वेश्चन, व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स अकर, सोलर एक्लिप्स कब होता है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है, ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आज न्यूज़ एक्सप्लेनेशन वाली थी इसलिए मैंने प्रीवियस डे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। सेशन हो चुका है खत्म, जो बच्चे जाना चाहें जा सकते हैं, जो बच्चे इस थॉट के लिए रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। व्हाट इज द थॉट दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, दोज हु कमिट टू नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। होता है ना, तुम्हारे पास है नहीं क्या कुछ करने के लिए, इसीलिए इधर उधर ध्यान लगा रहे हो। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एम नहीं है, वो कमिटमेंट किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर आप किसी एक चीज़ के लिए कमिटेड नहीं हो तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड होगे, आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड होगे, जो कुछ कहीं इधर उधर हो रहा है आप सबसे डिस्ट्रैक्टेड होगे। एक दिन आपका मन करेगा मैं ये एग्जाम दे देता हूँ, एक दिन मन करेगा मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ, एक दिन मन करेगा मैं ये प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, एक दिन मन करेगा मैं और पढ़ लेता हूँ, बिकॉज यू हैव नॉट फोकस्ड योरसेल्फ ऑन टू वन गोल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन आज की दुनिया में बहुत है, राइट। आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो पूरे दिन थड़ी पे बैठ सकते हैं, रेस्टोरेंट में या फिर बाहर रोड्स पे घूम सकते हैं, तफरी मार सकते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल भी होंगे, आप उनसे भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सोशल मीडिया बहुत बड़ा सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का अगर आप वाइजली यूज़ ना करो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट डू यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू लीड योर डे। यहाँ पे ना कमिटेड का मतलब ये नहीं है करियर के टुवर्ड्स ही कमिटेड हो, आप कमिटेड अपने डे को कैसे गुजारना है उसके टुवर्ड्स भी हो सकते हो, आप कमिटेड अपने हेल्थ के टुवर्ड्स भी हो सकते हो, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। कमिटेड हो तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ने बैठे थे दिमाग इधर उधर चला जाता है, क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या आज का कुछ कमिटमेंट डिसाइड किया है कि आज हमें ये करना है ये नहीं करना है। तो इस तरह से अपने डे को अप्रोच किया करो, इस तरह से अपने करियर को भी अप्रोच कर सकते हो। करियर में आई नो बहुत क्लियर हम कई बार नहीं हो पाते हमें क्या करना है क्या नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल तो रखते हैं ना कि एटलीस्ट 6 महीने हम इसको देंगे, 2 साल हम इसको देंगे, 1 साल देंगे, उस दौरान का कमिटमेंट तो होता है। तो कोशिश करके अपना कोई ना कोई कमिटमेंट रखा करो, अपने दिन से, अपने वीक से, अपने मंथ से, अपने साल से। उससे क्या होगा, यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक अप टू, डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और डिस्ट्रैक्ट होना है तो खुद को टाइम फ्रेम दे दो, है ना। जैसे मैं हर बार बताती हूँ, पूरे दिन में आधा 1 घंटा जान करके ऐसा रखो जिसमें हमें जो मर्जी वो करना है, बाकी टाइम कमिटमेंट के साथ अपना दिन गुजारो। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, जल्दी मिलेंगे कल, बाय बाय।